जय हिंद। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ टिकट ऐप की साइड में लॉगिन कर लिया है। आज की वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं। जैसे में सेक्टर एलोकेशन कैसा है, मार्केट कैप एलोकेशन कैसा है, किस तरह का रिटर्न हमें देखने को मिला है, इस तरह की चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज की वीडियो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। और मैंने कल भी एक रिव्यू वीडियो बनाई थी क्वांट के ऊपर। उस वीडियो मैंने आप सभी से पूछा था कि किस फंड पे आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने निप्पॉन का नाम लिया और कई फंड का नाम लिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे सभी फंड पे जिन जिन फंड पे आपने कमेंट्स किया है उन सारे फंड पे मैं रिव्यू वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की रिव्यू वीडियो। तो सबसे पहले बात की शुरुआत करेंगे एयूएम साइज से। तो आप देख सकते हैं ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसका जो एयूएम साइज है वो 45,749 करोड़ रुपए का दिख रहा है। जबकि इस फंड का जो एम साइज है वो लगभग 50,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। तो यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको दिखने लगेगा, बहुत सारे जो साइड हैं ऐप है वहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए का एम साइज इनका दिखने लगा है। और वहीं पे अगर बात करें मार्केट कैप एलोकेशन की, तो जब आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो लगभग आपका 69% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाता है। वहीं पे लगभग 13% के आसपास पैसा, 13% नहीं, यहाँ पे लगभग 14% पैसा आपका मिड कैप स्टॉक्स में जाता है। और वहीं पे लगभग 13% के आसपास पैसा आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में जाता है। तो इस तरह से मार्केट कैप एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। चलिए कुछ और भी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि अभी पिछले दिनों अगर मैं एक ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दूं, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था, तो लगातार हमें 4-5 दिनों से स्टॉक मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली। तो अगर मैं बात करूं 2 मई 2024 की, तो उस दिन ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसका जो एनएवी का प्राइस था वो 172 रुपये 4 पैसे के आसपास में था। और गिरते गिरते ये जो एनएवी का प्राइस है वो लगभग 164 रुपये 77 पैसे के आसपास में पहुंच गया। और जब आखिरी दिन यानी कि जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन जब स्टॉक मार्केट में हमें थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, उस दिन इसका जो एनएवी का प्राइस है यानी कि 10 मई को 165 रुपये 93 पैसे के आसपास में पहुंच गया। अगर एक महीने के रिटर्न की बात करें तो लगभग ओवरऑल कह सकते हैं कि 2.25% के आसपास में प्लस में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर बात करें एक महीने के रिटर्न की, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक महीने में लगभग 19.25% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करें अगर एक साल की रिटर्न की, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 53% के आसपास का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर बात करें 3 साल की, तो आप देख सकते हैं 3 साल में 34.31% का CAGR हमें देखने को मिल रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार CAGR है। और अगर बात करें 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल में 32.61 यानी कि लगभग 32.5% का CAGR हमें इस फंड से देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार CAGR है। इस फंड की एक खास बात यही है कि ये जो इसकी जो रिटर्न देने की कंसिस्टेंसी है, यानी कि जो जिस तरह से रिटर्न देता है उसको ये मेंटेन करके रखता है। कभी भी इसके रिटर्न में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। जिस तरह से ये फंड चल रहा है उसी तरह से ये फंड चलते जा रहा है। अगर बात करूँ मैक्सिमम रिटर्न की, तो लगभग कह सकते हैं आप कि 27% के आसपास का रिटर्न हमें इस फंड में देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जब जब स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा गिरावट देखने को मिला, उस समय इसकी एनएवी का प्राइस डाउन भी गया है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा इसमें तेजी बना हुआ है और ऊपर की तरफ ही ये जा रहा है। और यहीं पे एक कॉलम है SIP का, तो हम इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि अगर 100 रुपये के SIP हम मई 31 2019 में किए होते और आज तक उसे चलाए होते, तो इस दौरान हमारा जो पैसा जमा होता वो 6,100 रुपये के आसपास बना होता। और ये जो वैल्यू है वो 15,088 रुपये के आसपास में बन गई होती। ओवरऑल अगर रिटर्न देखा जाए तो 151.47 यानी कि लगभग 151% के आसपास में हमें रिटर्न मिल गया होता। तो कुछ इस तरह के अगर हम SIP किए होते तो इस फंड से हमें रिटर्न भी देखने को मिलता। अब हम कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। जैसे में अगर रेशियोज़ की बात की जाए तो आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, P रेशियो भी ठीक ठाक है इसका। तो लगभग जो रेशियोज़ हैं और सारे पैरामीटर्स हैं वो ठीक ठाक हैं। इस फंड के जो पीयर्स हैं इसको भी देख सकते हैं, अभी हम कंपेयर करेंगे इनका। और स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए तो ये प्लान ग्रोथ होने वाला है, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है। और अगर इस फंड में आपने निवेश किया और आपको अलॉटमेंट मिल गया है, तो अगर उसको 1 साल से पहले आप रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। SIP इसमें अलाउ है और लमसम इसमें नहीं कर सकते हैं। और इसका जो बेंचमार्क है वो स्मॉल कैप 250 TRI है। और इसके जो फंड मैनेजर हैं, ये जो आप देख सकते हैं समीर रच हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है वो 16 साल का है और ये 2 फंड मैनेज करते हैं। और इस AMC के पास ओवरऑल 3,28,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM साइज है, जो कि इनके पास जो 74 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं उन सारे स्कीमों को मिला करके होता है।
तो अब हम चलिए कुछ और भी डिटेल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बात किया पीयर्स की, तो अब हम पीयर्स देख लेते हैं, यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के जो कंपटीटर फंड हैं, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं और इसी तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में एसबीआई स्मॉल कैप फंड आता है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड आता है और क्वांट स्मॉल कैप फंड आता है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो आप 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं, क्वांट का थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन निप्पॉन का भी ठीक ठाक ही है। और वहीं पे बात करें 3 साल के सीएजीआर की, तो 3 साल का सीएजीआर आप देख सकते हैं क्वांट का और निप्पॉन का ऑलमोस्ट सिमिलर है, नेक टू नेक चल रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए लाइफ टाइम सीएजीआर की, तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लगभग 27% के आसपास का सीएजीआर है, जो किसी भी फंड का नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और किस तरह से हमें लगातार रिटर्न दे रहा है। तो अब हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं और एसेट एलोकेशन देख लेते हैं कि किस तरह का एसेट एलोकेशन इन्होंने करके रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इक्विटी में इन्होंने लगभग 95.5% के आसपास में पैसा लगा के रखा है, और कैश एंड इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 4.5% के आसपास में पैसा इन्होंने लगा करके रखा है। और वहीं पे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल मशीनरी में आप देख सकते हैं लगभग 9.25% के आसपास में पैसा इन्होंने लगा के रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट में देख सकते हैं लगभग 7.25% के आसपास पैसा है। आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी में आप देख सकते हैं लगभग 7% के आसपास में पैसा है। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हैं लगभग आपको 6% के आसपास पैसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डाइवर्सिफाइड केमिकल में आप देख सकते हैं कि लगभग 5.5% के आसपास में पैसा लगा हुआ है। और इस तरह के लगभग 50 सेक्टर और हैं मेरे क्रशर के पास, आप देख सकते हैं इस तरह के 50 और सेक्टर में इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है। और इन सभी सेक्टर को मिला करके अगर स्टॉक्स देखा जाए तो लगभग 200 स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगा के रखा है। 200 के आसपास में स्टॉक्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में है। तो अगर 2, 4, 5 स्टॉक्स अगर नहीं भी चले तो बहुत ज़्यादा इनके रिटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा है। और ये जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें भी लगातार ये चेंजेस करते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल मशीनरी की, तो मार्च 2023 में देख सकते हैं इसमें 7.5% का एक्सपोजर था, जिसे बढ़ा करके इन्होंने लगभग 9.25% के आसपास का कर दिया है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरा घर हाईवे के किनारे है, तो गाड़ियां आने जाने की शोर हॉर्न का आवाज़ आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। अब अगर हम दूसरा सेक्टर देखें, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है, यहाँ जो सेकेंड वाला सेक्टर है, इसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में यहाँ पे लगभग 4.25% के आसपास का एक्सपोजर था, जिसे बढ़ा करके इन्होंने लगभग 7.25% के आसपास में कर दिया है। और आईटी सर्विसेज की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं, मैं आईटी सर्विसेज यहाँ पे ला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मार्च 2023 में आईटी सर्विसेज में लगभग 7.25% के आसपास का एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने बीच में बढ़ाया भी और फिर से घटा करके लगभग 7% के आसपास ही इन्होंने कर दिया है। तो सेक्टर एलोकेशन या फिर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से ये करते रहते हैं। अब अगर स्टॉक्स की बात की जाए, जिस स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया देख सकते हैं, इसमें लगभग 2% के आसपास पैसा लगा हुआ है। एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाया है इन्होंने, वोल्टेम्प ट्रांसफार्मर में भी पैसा इन्होंने लगाया है, अपार इंडस्ट्री में पैसा लगाया है। तो इस तरह की आप देख सकते हैं लगभग 200 कंपनी है यहाँ पे। तेजस नेटवर्क भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देख सकते हैं, किर्लोस्कर ब्रदर्स देख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी, अब यहाँ पे इंजीनियरिंग में देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो, बहुत ही अच्छा फेमस कंपनी। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के लगभग 200 कंपनियों में इन्होंने अपना पैसा लगा के रखा है। और वहीं पे बात करें अदर्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पैसा अदर सेक्टर में भी इन्होंने लगा करके रखा हुआ है, जो लगभग कह सकते हैं कि 4.5% के आसपास का इनका पैसा है। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है ओपिनियन की, आप इसे भी देख सकते हैं। तो ये वो थी आज की वीडियो, जिस वीडियो मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू किया। मुझे इस फंड में क्या लगता है दोस्तों, मेरी राय इसमें क्या है, देखिए ये मेरी पर्सनल अपनी राय है, आपके लिए मैं राय नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो थोड़ा सा आपको अपना रिसर्च जरूर करना होगा। देखिए इस फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है, इसीलिए इनके पास AUM साइज भी इतना बड़ा हो पाया है। और इसमें मिनिमम SIP भी आप 100 रुपये से कर सकते हैं। लेकिन इस फंड में मुझे एक जो कमी लगती है वो ये लगती है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लमसम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा होगा बड़ा सा, तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा TDS प्रोसेस, जो इंसान जानता है उसके लिए TDS नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा सा TDS हो जाता है। आपको STP के माध्यम से इस फंड में अपना पैसा पार्क करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ही लमसम इसमें नहीं कर पाएंगे। और दूसरी जो मुझे कमी लगती है वो है इस फंड का AUM साइज। लेकिन देखिए दोस्तों, इतना बड़ा AUM साइज होने के बाद भी
ये फंड जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है वो तो कह सकते हैं कि काबिल तारीफ है। तो ये कुछ मेरे कंसर्न है या फिर जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने बताया, और जो मुझे इस फंड में कंसर्न लगता है वो भी मैंने बताया। अब आपको इन्वेस्ट करना है तो आप भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस फंड में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप सभी से पूछा था, आज की वीडियो में आप सभी से फिर पूछूंगा कि आपको अगला रिव्यू वीडियो किस फंड पर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो मैं उन्हीं कमेंट्स में से चुन करके किसी फंड के ऊपर रिव्यू वीडियो लाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।